बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ बजट एंड कॉस्ट सेंटर्स। सबसे पहले हम बजट बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि बजट बुक क्या है हमारे पास। बजट बुक क्या है? गवर्नमेंट्स बजट बुक शोज फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, बजट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स गवर्नमेंट के आ रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर के रिवाइज एस्टिमेट्स और करंट ईयर के बजट एस्टिमेट्स आ रहे होते हैं, रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के। ये हमारी होती है बजट बुक। इस बजट बुक को हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं कि हम ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बजट बुक। तो इसके लिए अब हम आएंगे अपने किसी भी ब्राउजर पर। हमारे पास क्रोम का ब्राउजर है, इस क्रोम के ब्राउजर पर आएंगे हम। यहाँ पर हम फाइनेंस की वेबसाइट पर जाएंगे, finance.gos.pk पर। अब हमारे सामने ये फाइनेंस की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस फाइनेंस की वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहाँ से हम बजट बुक कर सकते हैं। और इसका तरीका आसान सा एक और भी है कि हम गूगल में इसको सर्च भी कर सकते हैं बजट बुक के नाम से। वहाँ से भी हम इसको, अगर हम इसको चाहें तो बजट बुक गूगल में भी सर्च सकते हैं। बजट बुक 26 से, ठीक है जी, ये हमारे पास कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखें टैब है बजट डॉक्यूमेंट्स का। इस पे हमने क्लिक किया, बजट बुक्स पर आए। बजट बुक के बाद हम आ जाएंगे इधर वॉल्यूम 3 में डिटेल के अंदर शो फाइल्स। शो फाइल्स के बाद अब हम आएंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है यहाँ पर फंड सेंटर के हिसाब से बजट के SC 2115। अब हम अपना एजुकेशन का ढूंढेंगे, हिसाब से करेंगे नीचे डाउन की तरफ, और आप देखते जाएं कि यहाँ पर अब हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन, मिडल और सेकेंडरी। तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं सेकेंडरी। ये एक डाउनलोड हो जाएगी एक फाइल हमारे पास PDF फॉर्मेट के अंदर। ये जी बजट बुक वॉल्यूम 3 सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से अब हम लोग कॉस्ट सेंटर वाइज चेक कर सकते हैं कि किस कॉस्ट सेंटर को किन किन हेड्स में एलोकेशन की गई है। ये टोटल है हेड कॉस्ट सेंटर वाइज एलोकेशन, और फिर इसकी डिटेल जो है वो आखिर में आ जाएगी। अभी थोड़ा ओपन हो रहा है, ये टाइम लेता है थोड़ा ओपन होने में, वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप देख लें कि ये कॉस्ट सेंटर है KK 0184 PS इन गवर्नमेंट HS बॉयज स्कूल है ये, ठीक है जी। और ये इसका कॉस्ट सेंटर आ गया, और इस हिसाब से ये बजट एलोकेशन हुई भी है। नंबर ऑफ पोस्ट आ गई 25-26 में, 10 हैं, 2 हैं। ये सैंक्शन स्ट्रेंथ आ गई इसकी, और हमारे पास लास्ट में आ रहा है बजट एस्टिमेट 2025 और 26। तो ये हमारे पास इस साल का जो हमें एलोकेशन हुई है, जैसे हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था, एप्रोप्रिएशन है हमारी। और ये एप्रोप्रिएशन पे एंड अलाउंसेस में हुई है, तो पे एंड अलाउंसेस में हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से ये एलोकेशन की गई है। तो हम इसको सॉल्व करके, ये असल में आपको जो बजट एलोकेशन की गई है, ये आपको की गई है फंक्शन हेड्स के अंदर, एजुकेशन अफेयर्स, सेकेंडरी एजुकेशन अफेयर्स और सेकेंडरी एजुकेशन में, और कॉस्ट सेंटर वाइज एलोकेशन है। और कॉस्ट सेंटर के बाद इसमें जो हेड वाइज एलोकेशन की गई है, जो आपको नजर आ रही है A0, ये हेड ऑफ अकाउंट्स है आपके पास, ठीक है जी, इसमें ये एलोकेशन की गई है। तो ये एक बजट बुक का थोड़ा सा था। अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। इसमें तो बजट बुक आप आपने देख ली कि इस तरह से अब आप अपने ऑफिस का बजट साल का चेक कर सकते हैं। फिर अगली जो इसके अंदर है, व्हाट आर कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर में हमने डिस्कस किया कि जो DDO कोड आपको नजर आ रहे थे KQ या कि वो, या जो कॉस्ट सेंटर्स हैं वो क्या है। जो कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं जिसमें जो एक्सपेंडिचर है, जिनको कॉस्ट चार्ज की जा रही है, खर्चा जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, उसे हम कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। तो जो लोएस्ट लेवल है गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग का, वो बेसिकली DDO का लेवल है, कॉस्ट सेंटर का लेवल है। तो हर ऑफिस में, हर मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट, ऑफिस, स्कूल का लेवल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, आपके जो है वो कॉलेज साइट, हर जगह पर एक ऑफिस के अंदर एक DDO होगा और एक कॉस्ट सेंटर होगा। तो वहां पर उसको एप्रोप्रिएशन दी जाएगी, तो वो बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स कहलाएगा।
और उसको कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस के लिए चार्ज की जाए। यहाँ पर जो हमने बजट बुक के अंदर एक चीज देखी थी कि जो बजट एलोकेट किया जा रहा है वो मुख्तलिफ हेड्स में किया जा रहा है। तो हेड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की हमारे पास एक लिस्टिंग ऑफ कोड्स की एक बुक है जिसका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कोड्स को लिस्ट किया गया है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से। मतलब जो आप सामने भी लिखा हुआ भी है कि विच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड टू प्रोवाइड मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको कोड्स के हिसाब से डिफाइन की गई है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स को 5 एलिमेंट्स में तकसीम किया गया है। ठीक है जी। नंबर 1 जो एलिमेंट है वो एंटिटी है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 फंड है, 4 फंक्शन है और 5 प्रोजेक्ट है। तो आपको जो SC नजर आ रहा था ये फंड आपके हिसाब से इसको फंड दिया गया था। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन A01101 जो हमने देखी थी, अभी डिटेल में भी इसमें बात करेंगे। एंटिटी आप समझ लें कि कोई भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसकी एंटिटी है, इन सबको कोड्स अलॉट किए गए हैं। और फंक्शन वाइज कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये हमने पढ़ा था। 092 का जो कोड है सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी एक फंक्शन है। और प्रोजेक्ट, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो उसका एक अलग से कोड दिया। हमारा जो फोकस रहेगा वो यहाँ पर बेसिकली रहेगा ऑब्जेक्ट एलिमेंट की तरफ। ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में एक चीज क्लियर कर लें कि वो क्या होता है। ऑब्जेक्ट एलिमेंट हमें एनेबल करता है कलेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसको वो उसकी कलेक्शन या क्लासिफिकेशन करता है किसमें, एक्सपेंडिचर में, रिसीट्स में, कि वेदर वो एक्सपेंडिचर की ट्रांजैक्शन है, वेदर वो रिसीट की ट्रांजैक्शन है, वेदर वो एसेट्स की ट्रांजैक्शन है, वेदर वो लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन है या वो इक्विटी की ट्रांजैक्शन है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन जिन चीजों पे रहेगा वो आपके सामने शो हो चुकी है। तो 7 जो है इसके सब एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें एक्सपेंडिचर है, टैक्स रिसीट है, नॉन टैक्स रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और इक्विटी। आपकी जो ट्रांजैक्शन आप गवर्नमेंट की हो रही है, जैसे हमें सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए अगर हम अपनी पे स्लिप को ओपन करते हैं, हमारे सामने एक पे स्लिप होती है, उस पे स्लिप के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन हुई हैं। सबसे पहले हम अगर पे स्लिप को ओपन करें तो उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है वो बेसिकली क्या होती है कि हमें नजर आ रहा होता है कि उसमें हमें सैलरी मिली हुई है, पे एंड अलाउंसेस। अब जो पे एंड अलाउंसेस हमारे पास होते हैं, जो हमारी सैलरी का पार्ट होता है, तो ये हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हम कहेंगे कि जी जो गवर्नमेंट हमें पे अलाउंसेस दे रही है, सैलरी दे रही है, ये गवर्नमेंट के अखराजात हैं, तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज ए एक्सपेंडिचर। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक कोड की किताब है, तो उसने एक एक्सपेंडिचर को एक कोड अलॉट किया है, अल्फा कोड जिसे हम कहते हैं, तो वो है ए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ए से स्टार्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी जो है वो बेसिकली एक्सपेंडिचर की ट्रांजैक्शन है। तो एक्सपेंडिचर ए फॉर एक्सपेंडिचर, सिंपल टर्म्स में। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं डिडक्शन साइड पर, जो बिल्कुल यकीनन किसी को पसंद नहीं आती डिडक्शंस, लेकिन हमें उसमें समझने के लिए देखना पड़ेगा कि डिडक्शंस में आपने देखा होगा सबसे पहले डिडक्शन इनकम टैक्स की हमें नजर आती है, फिर हमें डिडक्शन नजर आती है जीपी फंड की। तो हम ये देखते हैं कि 2 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हो रही है। गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स डिडक्ट कर रही है और अपने पास लेकर जा रही है, तो ये गवर्नमेंट की रिसीट्स हो गई, आमदन हो गई। तो इसको क्लासीफाई किया जाएगा टैक्स रिसीट के अंदर। तो टैक्स रिसीट बेसिकली जो है वो क्या होगी, गवर्नमेंट की रिसीट्स होगी। तो उसी सैलरी स्लिप के अंदर में एक और ट्रांजैक्शन मिल गई रिसीट्स की। इसको जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ने कोड अलॉट किया है वो बी है। बी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड स्टार्ट होगा तो इट मींस कि वो टैक्स रिसीट का कोड है। उसके बाद है, जब नीचे आते हैं तो देखते हैं जीपी फंड है। तो जीपी फंड भी गवर्नमेंट हमसे डिडक्ट कर रही है, लेकिन टैक्स कितना ये हमें वापस नहीं करेगी, लेकिन जीपी फंड वो हमसे लेकर आखिर में हमें रिटायरमेंट के टाइम पर या ड्यूरिंग द सर्विस अगर हमें चाहिए होगा तो उसमें से हमें वो पैसे, उसी फंड में से हमारी जो अमाउंट जमा होगी उसको हमें वो वापस कर सकती है। तो बेसिकली जो है वो जीपी फंड जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो क्या होगी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन गई। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको वापस पे ऑफ करना है। तो ये हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन बन गई लायबिलिटी की। तो हमने पे स्लिप से एक्सपेंडिचर, टैक्स रिसीट और
यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन जो लायबिलिटी की निकालनी, तो ये हमारे पास है। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन एडवांसेस लिए हुए हैं, तो अगर लोन की रिकवरी आपसे हो रही है तो रिकवरी भी नीचे आ रही होती है, डिडक्शन के अंदर शो हो रही होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी होती है, तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर क्रेडिट हो रही होती है, तो ये कैपिटल रिसीट की ट्रांजैक्शन हो गई। और अगर उसका इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन होती है, तो गवर्नमेंट को जो लोन एडवांसेस पर इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट सर्वेंट से कलेक्ट करती है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट है, उसको शो किया जाता है सी से, और कैपिटल रिसीट को कोड दिया गया है ए। तो ये हमारे बेसिक मेन जो है हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग एलिमेंट्स से, जो हमें जिनके साथ जो ऑफिस की वर्किंग में जरूरत पड़ती रहेगी। तो ज़्यादा हमारा जो काम है वो ए से एक्सपेंडिचर से है। हाँ, अगर हमें कोई टैक्स जमा करवाना है या कोई नॉन टैक्स रिसीट की रिसीट जमा करवानी है गवर्नमेंट के खजाने में, तो हमें इसके कोड्स पता होने चाहिए। तो इस कोड्स के लिए हमारे पास बेसिकली जो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बुक चाह रहे हैं, तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट की जो बुक है वो बेसिकली मिल सकती है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की अगर बुक हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक वेबसाइट है, उससे हम डाउनलोड कर सकते हैं, cga.gov.pk पर हम आए, यहाँ पर से हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बुक्स एंड फॉर्म्स में आएंगे, डाउनलोड्स में बुक्स एंड फॉर्म्स। यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर आपको नजर आ रही होगी सीजी ऑर्डिनेंस, और उसके नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 15/12/2024। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुक डाउनलोड ये सीजी की जो वेबसाइट है उस पर हम जाकर डाउनलोड्स में और बुक्स के अंदर फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वापस अपने आप टॉपिक पर आते हैं। ये अकाउंटिंग एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है जी, इसके कोड्स हमें पता चल गए। आपको 00 नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास 5 कैरेक्टर्स के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स से ये कंप्लीट होता है आपका बेसिकली एक हेड ऑफ। के बाद ये अकाउंट नंबर कहलाते हैं। अकाउंट नंबर को फर्दर जो है हमने ड्रिल डाउन किया है इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर्स में, मेजर ऑब्जेक्ट, माइनर ऑब्जेक्ट और डिटेल ऑब्जेक्ट में। मेजर, माइनर और डिटेल बेसिकली यहाँ पर हमारा जो है वो चल रहा है। मेजर ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा एक्सपेंडिचर, तो ए उसके साथ लिखा हुआ है, इस मीन्स के ये अखराजात का या खर्चे का है, तो ए हमारा कोड हो गया एक्सपेंडिचर का जो अकाउंटिंग एलिमेंट है। अब अकाउंट नंबर को हमने मेजर, माइनर और डिटेल में इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर उसका ड्रिल डाउन कैसे किया है। सबसे पहले मेजर, तो मेजर को यहां पर उन्होंने दिया है 03, ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है 03 से स्टार्ट हो रहा होगा मेजर ऑब्जेक्ट, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, जिसे हम कंटीजेंसी भी अमूमी तौर पर कहते हैं। और उसके बाद माइनर 8 है उसका डिजिट, और वो है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग के अंडर आता है, और उसको कोड दिया गया है 8 का, तो वो माइनर ऑब्जेक्ट हो गया। और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के फर्दर हम जब डिटेल में जाएंगे तो वो उसमें हम कहेंगे कन्वेंस चार्जेस, इसी में ही टीएडीए भी होता है। तो कन्वेंस चार्जेस को उन्होंने कोड दिया है 08, तो ये हमारा जो कंप्लीट कोड बन गया A03808, तो ये हमारा कन्वेंस का कोड हमारे पास तैयार हो गया। उसके बाद है ना फंक्शन एलिमेंट, तो फंक्शन एलिमेंट प्रोवाइड्स रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय इकोनॉमिक फंक्शन। जैसे आपका इकोनॉमिक फंक्शन है एजुकेशन का, तो एजुकेशन के हिसाब से आपको ये चीज बजट जो एलोकेट किया जाता है इकोनॉमिक फंक्शन के हिसाब से एलोकेशन की जाती है। ठीक है जी, इसमें हम देख लेते हैं मेजर फंक्शन है, माइनर है, डिटेल है और सब डिटेल है। इसका जो कोड है वो एजुकेशन अफेयर 09 टू रोड एंड ट्रांसपोर्ट, 0921 सेकेंडरी एजुकेशन अफेयर्स एंड 092101 सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर इसमें 01 की जगह पर लास्ट में हम 02 लगा दें तो ये मिडल, और 03 लगा दें तो ये प्राइमरी का ये फंक्शन कोड यहाँ पर बन जाए। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर, हाउ टू चेक बजट अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर्स। अब हम बजट बुक के बाद हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन क्या सिस्टम में, सैप सिस्टम के अंदर बजट लोड हो चुका है। अगर बजट लोड हो चुका है तो लोड होने के बाद क्या वो बजट हमें रिलीज भी हो चुका है कि नहीं हो चुका, तो उसके लिए हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और इस FABS की वेबसाइट पर भी जाकर हम काम कर सकते हैं।
FABS पर हम जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे DDO बजट एक्सपेंडिचर टैब में। उस टैब से हमारे पास ये आपके सामने पिक्चर आ गई है, FABS पर आया, यहाँ पर DDO बजट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हमारे पास ये एक इस तरह का जो है वो बॉक्सफुल पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उस पेज के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर डालेंगे, गवर्नमेंट का जिक्र करेंगे और हमारे पास इस तरह से एक जो है वो डिस्प्ले आ जाएगा। डिटेल ऑब्जेक्ट वाइज आपको नजर आ रहा होगा, A0380 कन्वेंस चार्जेस। इसमें देखें ओरिजिनल बजट है 12,000 का और आखिर में भी लिखा हुआ है फाइनल बजट। तो फाइनल बजट आता है रीअप्रोप्रिएशन प्लस या माइनस के बाद, तो यहाँ पर कोई भी नहीं हुई भी, तो वही ओरिजिनल बजट हमारा फाइनल बजट हो गया। उसके बाद है रिलीज बजट। तो रिलीज बजट जो है वो आपको 4 बेसिकली क्वार्टर्स में बजट रिलीज किया जाता है, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जुलाई से, सेकंड स्टार्ट होता है अक्टूबर से और थर्ड वन स्टार्ट होता है जनवरी से और फोर्थ वन अप्रैल से। तो हमारे पास जो बजट रिलीज हुआ है वो फर्स्ट क्वार्टर में 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपए से ज्यादा हम 3 महीने में खर्च नहीं कर सकते। और रिलीज बजट बैलेंस का मतलब ये कि जो हम 3,000 रुपए जो हमें मिले हैं उसमें से हम जितना खर्चा करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो रिलीज बजट बैलेंस कहलाएगा। और फिर उसके बाद है फाइनल बजट बैलेंस। फाइनल बजट बैलेंस का मतलब ये कि जो हमारा टोटल में से होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने 3,000 हमारा रिलीज था और उसमें से हमने 2,000 रुपए खर्च किए, तो हमारा रिलीज बजट बैलेंस 2,000 रुपए 1,000 का बच जाएगा क्योंकि 2,000 हम खर्च कर चुके हैं। और फाइनल बजट बैलेंस हमारा बच जाएगा 11,000 रुपए का। तो 13,000 में से 2,000 खर्च कर चुके, तो 11,000 का फाइनल बजट आ जाएगा। तो ये आप डे टू डे डेली बेसिस पर भी इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं DDO बिल स्टेटस। हमने कुछ बिल सबमिट किए हैं अकाउंट ऑफिस के अंदर, तो क्या वो बिल प्रेजेंट हो गए, पास हो गए, उनकी पेमेंट्स हो गई, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, ये चेक बन गए या IBN के थ्रू आपके अकाउंट में वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो उसके लिए हम FABS में जाके DDO पेमेंट डिटेल में आएंगे और यहाँ पर आकर इस तरह की विंडो के अंदर हम गवर्नमेंट लिखेंगे। F यहाँ पर मैंने दी हुई है, वैसे आप S लिखेंगे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ताल्लुक है। P से ताल्लुक है पंजाब तो P लिखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है। क्यों लिखेंगे 25? क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 25-26 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। टैब के अंदर स्टार्टिंग ईयर लिखा जाएगा। अगर 26-27 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो हम 26 लिखेंगे। लास्ट ईयर 24-25 का था तो 2024 लिखा जाएगा। और यहाँ पर DDO कोड डाला जाएगा और वेंडर नंबर की जगह को हम खाली छोड़ दें, वहां पर कोई डिटेल नहीं आएगी। देखें आपके सामने ये आगे इसमें टोकन नंबर भी आ रहे हैं आपके सामने। देखें कॉलम्स में ईयर आ रहा है, उसके बाद उसकी अमाउंट आ रही है और आगे चल के जब हम जाएंगे तो इसमें स्टेटस ही बता देगा कि बिल सबमिट हो गया था, पास हो गया है, चेक प्रिपेयर है, या किसी लेवल पर है, लेवल 3 पर है, 2 पर है, 1 पर है, किस लेवल पर बिल। तो यहां से हमें एक डिटेल पता चल। के बाद वेंडर की इंफॉर्मेशन, इसी FABS की वेबसाइट पर हम वेंडर इंफॉर्मेशन के टैब पर क्लिक करेंगे और वहां से अब हम इसको डिटेल वेंडर की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो यहां से हमें कौन से वेंडर की इंफॉर्मेशन मिलेगी? जो वेंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अकाउंट ऑफिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसको अपना वेंडर नंबर मालूम नहीं है, उसको अपना CNIC नंबर या अपना NTN नंबर उसको मालूम है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस वेंडर इंफॉर्मेशन के सेम टैब से मिल सकती है। आपके सामने ये है, यहाँ पर गवर्नमेंट लिखी हमने, F है या S है जो भी है, P है, अफगानिस्तान है तो B है, और अपना CNIC नंबर डाला तो आपके सामने देखें वेंडर नेम आ गया, IBA नंबर आ गया और वेंडर नंबर आ गया और आपके पास एक उसका अकाउंट नंबर भी। तो ये आपके पास भी एक टैब से इंफॉर्मेशन भी आप हासिल कर। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी देख लेते हैं कि कैसे ये चीज हमारे पास ओपन। यहाँ पर हम आए और FABS यहाँ पर हमने हो सकता है कि खुल जाए, कभी कभी मसला भी कर जाता है ये। तो आपके सामने ही अब यहाँ पर हमारे पास देखें DDO बजट एक्सपेंडिचर भी आ रही है, DDO पेमेंट डिटेल भी आ रही है, माइक्रो पेमेंट गेटवे। अगर आपने ये चेक करना है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट कंफर्म हो चुकी है तो यहाँ माइक्रो पेमेंट गेटवे से आप चेक कर सकते हैं। वेंडर इंफॉर्मेशन का एक टैब ये है, जो जिस टैब की मैं बात कर रहा हूँ वो टैब आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप उस टैब वेंडर इंफॉर्मेशन इस तरह से आप इंफॉर्मेशन आप ले किया।
कोई भी आप शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर डाल के, अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल बजट स्टेटमेंट भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, डीडीओ की डीडीओ बजट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आपके एड्रेस बार में जो एड्रेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट अक्सर ये मसला कर रहा होता है FABS, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से टाइप भी करेंगे एड्रेस बार पर तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। अक्सर ये वेबसाइट से ओपन नहीं होता, तो आप अगर डायरेक्ट इसको अपने एड्रेस बार में m.pifra.gov.pk/DDOALV हैश करके टाइप करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अगर मसला आ रहा हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉल सेंटर कोड डाल के आप यहाँ से DDO की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ये आपका बेसिकली आपके पास है, आपको इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वेंडर की। तो वेंडर अगर आपका मिसाल के तौर पे क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो जिससे जो सप्लायर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो कहते हैं जी मेरे पास वेंडर नंबर नहीं है और मैं वेंडर नंबर हासिल करना चाहता हूँ, वेंडर रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। AG सिंध की वेबसाइट पर हम चले जाते हैं, वहाँ से हम इस वेबसाइट पर जाकर वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे। आपके सामने AG सिंध की वेबसाइट मैंने ओपन कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ये देखें वेबसाइट ओपन हो गई और उसमें आप देखें कि सर्विसेज में है और डाउनलोड्स में हम आएंगे। तो डाउनलोड्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ डाउनलोड्स हैं। तो हम सबसे पहले पेंशन के मुतालिक कोई हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल सकती है, लाइफ सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन मिल सकता है, GP फंड के कोई फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद पहले अलाउंसेस से रिलेटेड TR-17 का फॉर्म है। उसके अलावा आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। F2 के जो है वो स्पेसिमेन फॉर्म्स, आपको अमेंडमेंट फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है जी। कंटीजेंट में आते हैं, कंटीजेंट में देखिए वेंडर क्रिएशन फॉर्म, जब आप इस पर क्लिक करते हैं वेंडर क्रिएशन फॉर्म पे तो आपके सामने वेंडर क्रिएशन फॉर्म ये खुल जाता है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये का होता है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब आप जो है इसको देखें डिटेल में चेक कर सकते हैं कि वेंडर ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल सिंध वेंडर क्रिएशन, इसमें बैंक ब्रांच और अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, उसका नेम ऑफ वेंडर आ जाएगा, कॉस्ट सेंटर, जो जिस कॉस्ट सेंटर, अगर आपका कॉस्ट सेंटर है आपके पास वेंडर आया तो आप अपना कॉस्ट सेंटर डालेंगे, लेकिन वो आपके इलाके के लिए, आपके सब लोगों के लिए वो एलिजिबल। कैटेगरी बता दें जी, यहाँ पर वो है मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, वो अपना बता देगा। अदर देन सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर में NTN और सेल्स टैक्स उसके पास होना चाहिए लाजमी। तो फिर उसके बाद उसकी वेंडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और फिर DDO के अपने सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका वेंडर क्रिएशन फॉर्म DDO साइन करके अकाउंट ऑफिस में उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ, उसके सेल्स टैक्स इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के साथ और बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया या उसकी चेक लीव की कॉपी है तो उसके साथ वो जमा करवा सकता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ठीक है जी। इसमें आप यकीनन आपके पास ये होगा टॉपिक, तो इसमें से थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DDO क्या है। DDO इंश्योर करेगा प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, कंटीजेंट बिल्स बनाने, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाएगा वो। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो वो कर रहा होगा, इनकर कर रहा होगा, तो वो सैंक्शन बजट में रहते हुए कर रहा होगा और अगर उसको फील होगा कि एक्सेस हो सकता है तो वो रीअप्रोप्रिएशन के जरिए, एडिशनल फंड या सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए मंगवा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी वो ऑब्जर्व करेगा। रिकंसिलेशन के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, रिकंसिलेशन मंथली रिकंसिलेशन करवाएगा। अगर कैश बुक मेंटेन हो रही है ऑफिस में, परमानेंट एडवांस है तो कैश बुक यकीनन लिखी जाएगी, DDO की जिम्मेदारी है लिखना। रूल्स एंड रेगुलेशन, TA के बिल बनाते हुए, पे एंड अलाउंसेस के बिल बनाते हुए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करेगा। सैलरी जितनी भी पे करनी है वो जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पे की जाएगी। सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा DDO सैलरी पे नहीं करेगा। ये हो सकता है कि ऑफिस में सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम लोग काम कर रहे हो और सैलरी पे हो रही हो, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा सैलरी पे नहीं हो सकती। सर्विस बुक की मेंटेनेंस आपकी जो है वो भी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी है, जिसमें हर सर्विस बुक के अंदर जो उसकी डेली पे फिक्सेशन है अगर हो रही है वो उसकी होगी। पे प्रमोशन के टाइम पर लीव अकाउंट की उसमें एंट्रीज की जाएंगी सर्विस बुक के अंदर। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग है उसकी आएगी, अगर वो एक दूसरे DDO के पास ट्रांसफर हो गया है तो वो सर्विस बुक जो है वो दूसरे DDO को ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसमें उसकी एंट्री की जाएगी। एरियर्स है उसकी भी एंट्री सर्विस बुक में की जाएगी।
तो बाकी जो है वो ये तो इसकी जो है वो डीडीओ की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर डीडीओ की ये हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।